ओके तो चैप्टर चल रहा था फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और हमने लास्ट में क्वेश्चन भी करा था, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें हमने पूरी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 3, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, पेज नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 3। The comparative balance sheet of Beta Company for the year 2011 and 2012 are given below. Prepare funds flow statement for the year 2012. एक काम करते हैं, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को टिक करते हैं। लायबिलिटी साइड पर सिर्फ एक करंट लायबिलिटी है, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको आप टिक लगा लीजिए। कोई और करंट लायबिलिटी हो तो बताइए। डिविडेंड और टैक्स को तो हम करंट मानने नहीं देंगे आपको, कम से कम इस चैप्टर में तो नहीं मानने देंगे। करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक और बैंक बैलेंस, 3 करंट एसेट हैं, 1 करंट लायबिलिटी है। पूरे आंसर में इसके बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, डिस्कशन भी नहीं करा जाएगा। हाँ, एक बार आंसर आ जाए तो लास्ट में हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करते हुए क्या बनाया जाता है, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है, आप वो सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाए। हाँ जी, सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेना चाहिए। अच्छा, ये अकाउंट क्यों बनाया जाए, ताकि आप जान सके फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, ये दो तो नेसेसरी है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी जरूरत के हिसाब से, मतलब बाकी सब वर्किंग नोट है, बाकी सब वर्किंग नोट। हाँ जी, तो आइए फिर शुरू करते हैं। आप देखिएगा लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है। ध्यान से देखिएगा कि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट पहले दे रखी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बाद में दे रखी है। $20,450, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है? फिर आप बताएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 33,000
450। चलिए, ओपनिंग बैलेंस हो गया और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्या मुझे बता सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोबारा से बोलिए। 13,000 13,000 रुपए, और वो 13,000 क्या है? नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल का नेट प्रॉफिट। जरूर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने क्रेडिट साइड पर XYZ और डेबिट साइड पर ABC और D लिखा होगा, और जरूर इस साल का नेट प्रॉफिट रहा होगा 13,000 रुपए, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। और जो इस साल आपने प्रॉफिट कमाया वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा, तभी तो ओपनिंग बैलेंस अगर इतना है तो क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया। तो एक तरीके से हमने डी से शुरुआत कर दी है। अगर कुछ एक्सपेंसेस गलत हो गए हैं, ए को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस गलत हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा डेबिट साइड पर लिखकर। एक्स को छोड़कर बाकी सारी इनकम गलत है, उसे ठीक करना होगा क्रेडिट साइड पर लिखकर। ये सारी बातें हम पहले से समझते हैं। चलिए आइए लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 3,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। ओपनिंग 3,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। इसका मतलब आपने शेयर इश्यू करें। शेयर क्यों इश्यू करें, या तो क्वेश्चन उसका रीजन बताए, नहीं तो हम मानेंगे कि शेयर आपने नॉर्मली जैसे इश्यू करे जाते हैं वैसे इश्यू करें हैं। एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जरूर इससे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा? ₹40,000। तो आपने लिखा इश्यू ऑफ शेयर्स और अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया ₹40,000। ओके, बस यही एंट्री है इसकी। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 7,000। फिर से क्वेश्चन से पूछ लीजिए जनरल रिजर्व क्यों बढ़ गया। आज जनरल रिजर्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने जनरल रिजर्व में पैसा डाला है, तभी बढ़ गया। जनरल रिजर्व में अमाउंट आपने कहां से इंट्रोड्यूस करा होगा? जरूर जब इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा होगा, तो जब ABCD नाम के खर्चे लिखे गए होंगे तो उसमें जनरल रिजर्व भी आपने लिख दिया होगा, तभी तो आखिर में D नाम का प्रॉफिट आया। क्या आप जनरल रिजर्व को जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हैं? नो। तो चूंकि ये जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो हम इसकी करेक्शन एंट्री पास करेंगे। करेक्शन एंट्री के लिए आप एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड पर लिखेगा 2 जनरल रिजर्व, कितना है रुपीस? 50,000। क्या ये पॉइंट वैलिड है? 50,000 रुपए। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर से हमें कुछ लेना देना नहीं। नेक्स्ट है डिविडेंड और टैक्स। आइए पहले टैक्स के मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, और टैक्स के मैटर को डिस्कस करने के लिए काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हर छोटी बात के लिए अकाउंट बनाएं। अगर आप अकाउंट के बगैर भी सिचुएशन डील कर सकते हैं तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं। बताइए, जब ये साल शुरू हुआ तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स के कितने रुपए देने थे? ओपनिंग बैलेंस बताइएगा। 50,000 रुपए। फिर आप इसका क्लोजिंग बैलेंस भी बताइए। 32,000। दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन।
ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन। जो टैक्स आप इस साल पे करोगे उसके लिए आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और जो आप इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करोगे उसके लिए आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक बता दे, दूसरा हम बता देंगे। क्वेश्चन कोई एक बता दे। नीचे एक जगह लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 48,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो चार्ज हुआ है 30,000। पिछले साल का टैक्स बनता तो 50,000 था, पर पता नहीं क्यों आपने पूरे 50,000 नहीं दिए। हमें क्या पता, नहीं दिए तो नहीं दिए। इस साल का खुद का टैक्स कितना बनता है, 30,000। अब आपने टैक्स कितना देना है, 32,000। 2,000 तो पुराना बचा हुआ है ना, 50,000 में से 48,000 दे दिए, 2,000 पुराने बचे हैं, 30,000 अब के बचे हैं, तो आपने टोटल देने हैं 32,000 रुपए। खैर, आप बताएं वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ रहा है। ये जो टैक्स आपने पे करा है इससे आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। दूसरी बात, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओरिजिनली बना रहे थे तो क्या आपसे कोई गलती हुई थी, हुई तो सुधार लीजिए। गलती हुई थी, हमने जब ये लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे कहीं लिखा है टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना लिखा है, 30,000। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स को बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हैं? अगर नहीं मानते तो फिर आप इसकी करेक्शन एंट्री पास करिए, और इसकी करेक्शन एंट्री आपको डेबिट साइड पर लिखकर पास करनी पड़ेगी। अब तक आपने दो गलत एक्सपेंडिचर को रेक्टिफाई कर लिया है, एक जनरल रिजर्व, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। दोनों में गलती क्या है कि ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है। हमें जो प्रॉफिट बताया गया वो ऐसे किसी भी एक्सपेंस को माइनस करने के बाद बताओगे तो हम बुरा मानेंगे, फिर हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जरूर पास करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैटर डील हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, एक एंट्री बच गई ना लायबिलिटी साइड पर, कौन सी है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। हाँ जी, तो आपने लिखा प्रोपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। तो आप मुझे प्रोपोज्ड डिविडेंड अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बताइएगा। प्रोपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस है 28,800। प्रोपोज्ड डिविडेंड क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। वही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो गए। जो आप इस साल पे करोगे वो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और जो आपने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई एक अमाउंट क्वेश्चन बता दे। हमें बताया गया प्रोपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर 12,000।
तो डेबिट साइड का बैलेंस कितना आ गया? 25,800। पुराना डिविडेंड आपने पे नहीं करा, 28,800 का आपने प्रॉमिस कर रखा था, आपने सिर्फ 25,800 पे करा है। आपने पूरा डिविडेंड क्यों नहीं पे करा? इस पर हमारा जवाब है, देखो जी ऐसा है, पहले भी आप बड़े बेकार के सवाल पूछते रहे हैं। भाई साहब हमें नहीं पता हमने क्यों नहीं पे करा, हम जानते हैं हमने कोई डिविडेंड का रजिस्टर बना के रखा हुआ है। अब कोई शेयर होल्डर मिला होगा, कोई नहीं मिला होगा, किसी कोई अपने घर के पते पर नहीं मिला होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, किसी के शेयर होल्डर के साथ प्रॉब्लम चल सकती है, किसी की ओनरशिप का लीगल केस हो सकता है, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो सकता है, जान भर की समस्या हो सकती है, और आप फालतू के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। भाई हमें क्या पता पैसा क्यों नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है ना। हां तो जितना भी पैसा दिया उससे हमारा वर्किंग कैपिटल कम होना चाहिए, 25,800। तो आपने लिखा प्रोपोज डिविडेंड पेड, जितना भी पेड है उससे बैंक बैलेंस कम हुआ है, वर्किंग कैपिटल कम हुआ है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हुआ है ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, हमें इसकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। टू प्रोपोज्ड डिविडेंड। अच्छा, अगर प्रोपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया है तो क्या लगे हाथ इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी कर लें? क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है इंटरिम डिविडेंड के बारे में? इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं? जो लगे हाथ ही पे हो जाता है, मतलब उसी अकाउंटिंग ईयर में ये डिक्लेयर भी होता है और पे भी हो जाता है। कभी बैलेंस शीट में इसका बैलेंस आता ही नहीं। अगर पे हो जाए तो बैलेंस शीट में बैलेंस क्यों आएगा भला? अगर पे हो जाए तो बैलेंस क्यों आएगा भला? तो ये तो तय है कि इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं। ये वो डिविडेंड है जो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होता है, और जितना भी चार्ज होता है एज इट इज उतना पे भी हो जाता है। इससे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो क्वेश्चन ने कितना बताया? इंटरिम डिविडेंड कितना है? 10,000। तो आपने 10,000 की पेमेंट करी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया, और उसी इंटरिम डिविडेंड को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज भी करा है, तो आपको उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। हां, तो ऐसा लगता है लायबिलिटी साइड को पूरी तरह डील किया जा चुका, लायबिलिटी साइड को पूरी तरह डील किया जा चुका ना। अब आइए हम एसेट साइड की तरफ चलें। हां जी, एसेट साइड की तरफ चलते। एसेट साइड में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसका ओपनिंग बैलेंस 7,200 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 0। बताइए इसका क्या मतलब है? कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया गया। कितना राइट ऑफ किया गया है? सारा का सारा। जरूर वो रिटर्न ऑफ की एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर है, और वो एंट्री गलत है, वो एंट्री गलत है, तो इसका मतलब हमें करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो लिखेगा टू
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अमाउंट है 7,200, 7,200 रुपए। फिर आप देखेंगे कि 3 करंट एसेट्स हैं, उनको तो भाई हम डील करते नहीं, फिर है इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपए। क्वेश्चन में कहीं कोई बात है इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, यानी आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने लिखा 50,000 रुपए। तो क्या फिक्स्ड एसेट को छोड़कर आप बाकी सारी एंट्रीज डील कर चुके? तो फिक्स्ड एसेट जितनी भी हैं, फिक्स्ड एसेट की डिटेल्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, तो पहला अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा होना चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा होना चाहिए? फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तीसरा अकाउंट आपने बनाया फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यस, ये 3 अकाउंट्स के परफॉर्मे आपने बना ली। फिक्स्ड एसेट का आप मुझे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बताइए, ओपनिंग बैलेंस बताइए। 4,80,000। आपने लिखा 4,80,000। फिर आप मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताइए। 5,20,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बताइए। 1,08,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्लोजिंग बैलेंस बताइए। 1,40,000। ₹1,40,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? इस साल 40,000 का डेप्रीसिएशन और चार्ज किया गया है। 40,000 है ना? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, ब्रैकेट में लिखेगा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये डेप्रीसिएशन इस साल चार्ज किया गया। अगर साल के शुरू में 1,08,000 था, 40,000 का डेप्रीसिएशन और चार्ज किया गया, तो क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 कैसे हो सकता? इसका मतलब आपने 8,000 के डेप्रीसिएशन को बाहर निकाला है ना? 8,000 का डेप्रीसिएशन
इस अकाउंट से बाहर निकला है, जरूर जो एसेट आपने बेची है उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन 8,000 रहा होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ने कहा कि मैं इस एसेट का डेप्रीसिएशन नहीं संभालना चाहता, जो एसेट ही बेच दी गई, इसके डेप्रीसिएशन को यहां से बाहर निकाल के ले जाइए। टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, अकॉर्डिंगली ये एंट्री डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जानी चाहिए। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, द अमाउंट इज ₹8,000, 8,000 रुपए। ये जो बात मैं कह रहा था ये पॉइंट नंबर 2 में कंफर्म हो गया। वो कहते हैं कि पुरानी मशीन है जो कभी 9,000 की खरीदी गई थी, जिस पर आज तक डेप्रीसिएशन 8,000 था, हमने उसे 3,000 में बेचा, तो वो डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। वो हमने कभी 9,000 की खरीदी थी, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या कहेगा कि फिर आप इसको यहां से बाहर निकाल कर ले जाइए। बाय फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट 9,000, हम उस एसेट को अपने अकाउंट में रखना ही नहीं चाहते जो बेच दी गई, ठीक है। अब डेबिट साइड पर बैलेंस आ जाएगा। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आपने फिक्स एसेट खरीदी है, और ये कितना आ रहा है 49,000, और ये एंट्री डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ₹9,000। तो जो फिक्स्ड एसेट आपने बेच दी वो कभी 9,000 की हमने खुद खरीदी थी, आज तक डेप्रीसिएशन 8,000 लग चुका था, यानी आज की कीमत थी सिर्फ 1,000, हमने आज इसको कितने में बेच दिया 3,000 रुपए में। तो बेचकर हमें प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, अकाउंट बन गए। आइए ये देख ले कि वर्किंग कैपिटल पे कितना असर पड़ रहा है। जब आप कहते हैं कि आपने फिक्स एसेट बेच दी, पैसे आ गए, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। जब आप कहते हैं कि आपने फिक्स एसेट खरीद ली, पेमेंट कर दी, तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया, वर्किंग कैपिटल कम कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल के मैटर्स डिस्कस हो गए। जब इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था, तो जो आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, ये आपने गलत काम किया, आपको इसकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और तो और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल की एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी, ये जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुई होगी, और अगर क्रेडिट साइड की गलती को सुधारना हो तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पर ही लिखना पड़ता है।
क्या कहते हैं? क्या सारी करेक्शन एंट्रीज हो गई? अब हमारे हिसाब से तो हम क्वेश्चन की सारी एंट्रीज डील कर चुके हैं, कोई एंट्री नहीं बची हुई है। अब जो भी यहां क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, हम उसको क्या नाम देंगे? बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर से बताइए। ओके, 160,200 160,200 60,200 फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जाने बिजनेस के कारण वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ गया। शेयर्स इश्यू करे, इन्वेस्टमेंट बेची, फिक्स एसेट बेची, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया अन्य कारणों से भी। टैक्स की पेमेंट करी, डिविडेंड पे करा, इंटरम डिविडेंड पे करा, फिक्स एसेट गया। ऐसा लगता है वर्किंग कैपिटल बड़ा ज्यादा है और घटा कम है। क्या इस तरफ बैलेंस आ रहा है? कितना बैलेंस आ रहा है? 120,400 बैलेंस आया इस तरफ, 120,400 इस तरफ बैलेंस आए तो उसे हम क्या कहते हैं? नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दिस इज नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, पॉइंट वैलिड। लिखेगा वेरिफिकेशन। ये जो आपने आंसर कैलकुलेट करा है, इतनी मेहनत से कैलकुलेट करा है, इसको एक बड़े आसान से तरीके से कैलकुलेट करके बताएं। वेरिफिकेशन का मतलब यही है। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या बनाना होगा? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप बनाएंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या प्रोसीजर है? पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस यानी 31 दिसंबर 2011, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2012। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में दो मैटर्स पर डिस्कशन होगा कि वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। चलिए, पहली करंट एसेट कौन सी है? डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,18,300 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 1,67,800 रुपए। डेटर्स बैलेंस बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 49,500। ओके, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 55,600। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 90,500। स्टॉक बैलेंस कितना बढ़ गया? 34,900। 34,900। बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 47,000
500, सॉरी 49,800, क्लोजिंग बैलेंस 47,500, बैंक बैलेंस कम हो गया, कितना कम हो गया? 2,300। फिर आप लिखना चाहेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बताइए, 233,650। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बताइए, 195,350। क्रेडिटर्स कम हो गए यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, यही इसका मतलब होता ना। कितना बढ़ गया? 38,300। दोबारा बोली, 122,700। ये प्लस साइड का टोटल है 122,700, और ये इंक्रीज का टोटल है, फिर डिक्रीज का टोटल 2,300। ओके, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इन दोनों का डिफरेंस पता कर लेते हैं। और ये आंसर वही आना चाहिए, ये रहा 120,400। ओके, आपने बताया 120,400। हाँ जी, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दिया। मैं फिर बताना चाहूंगा, वेरिफिकेशन जो है ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आप वेरिफिकेशन प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते तो आपकी मर्जी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले हमें कंसेप्ट को समझना होगा, फिर हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए उसके लिए हम हेडिंग डालें। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन। कंसेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पहले से पढ़ रखे आप लोगों ने? प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या पहले पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो फिर तो कंपेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लिखेगा एग्जाम्पल, हेडिंग डालेगा एग्जाम्पल। कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जाए तो सबसे अच्छी बात है। लिखेगा एग्जाम्पल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। नंबर 1, shares of rupees 1 lakh, shares of rupees 1 lakh are purchased during the year. Shares of rupees 1 lakh are purchased during the year. Okay, number 1, shares of rupees 1 lakh are purchased during the year. Number 2, dividend of rupees 15,000. Dividend of rupees 15,000 is received during the year. Dividend of rupees 15,000 is received during the year. लाख रुपए के शेयर खरीदे, 15,000 का डिविडेंड मिला। एंड नंबर 3,
dividend of rupees 15,000 includes pre-acquisition dividend, of rupees 4,000, 4,000 रुपए। जो 15,000 का डिविडेंड मिला उसमें 4,000 का प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। फिर लिखेगा रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंड गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप मेरा मकसद तो समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हम बेसिकली प्री एक्विजिशन डिविडेंड पर डिस्कशन करना चाहते हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, फिर इसको क्वेश्चन समझते हैं, आंसर देते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए इसका आंसर शुरू करते हैं। लिखेगा नंबर 1। तो आप कहते हैं हमने ₹1,00,000 के शेयर खरीदे, तो शेयर्स खरीदने के केस में जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए? खरीदा भाई, खरीदा, पैसे दिए हैं, तो या तो कह लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, या कह लो शेयर्स अकाउंट डेबिट, या कह लो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, जो मर्जी कह लो। शेयर्स अकाउंट डेबिट, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो या तो कहिए शेयर्स अकाउंट डेबिट, या कहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, या कहिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, एक ही बात है। 2 बैंक अकाउंट, तो शेयर्स आपने खरीदे हैं ₹1,00,000 के, ओके, शेयर्स आपने खरीदे ₹1,00,000 के। नंबर 2, क्या आपको 15,000 का डिविडेंड मिला है? तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, $15,000। 2 क्या लिखे? ओके, आप लोगों ने ठीक कहा। 2 डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 15,000 रुपए। ओके, आप कहते हैं 15,000 मिले, किस बात के मिले? डिविडेंड रिसीव करा जी, इसी बात के मिले, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। तीसरी एंट्री, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ₹15,000। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। अब इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एंट्री आनी भी चाहिए। क्या ये बात सही है? तो इसलिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लिखना ही था। कितना लिखना? 11,000 रुपए। एंड 2 शेयर्स अकाउंट, कितना लिखना है? 4,000 रुपए। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 रुपए
टू शेयर्स अकाउंट 4000 रुपए। बस जी यही समझना, जो भी इसके पीछे की कहानी को समझना। देखो जी ऐसा है, अब ना आपको कमाई और इनाम में फर्क करना सीखना होगा। कमाई और इनाम दो अलग अलग बातें होती, हम इसको कैसे फर्क करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन होगा, इसके लॉजिक को जरा समझते हैं। मान लीजिए आज हमने शेयर खरीदा इस पर्टिकुलर डेट को, कंपनी ने कुछ ही दिन के बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मैंने तो शेयर बस अभी खरीदा था, कुछ ही दिन पहले, यूं समझ लीजिए 1 महीना पहले। उससे पीछे के जो 11 महीने थे, तब वो शेयर किसी और ने होल्ड करके रखा हुआ था, मैंने नहीं होल्ड करा था, मैंने तो बस अभी 1 महीने पहले खरीदा। तो जब कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या वो सारा डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, या मुझे डिविडेंड सिर्फ 1 महीने का मिलेगा? सारा डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, पक्का? पर जब आप सारे साल में ओनर थे ही नहीं, तो आप पूरे साल के डिविडेंड के मतलब आपको कैसे मिल सकता? क्यों मिले आपको? लेकिन आपने पूरे साल के लिए शेयर तो होल्ड करे ही नहीं ना। सवाल तो मैं ये कह रहा हूं, जब पूरे साल के लिए शेयर आपके पास था ही नहीं, तो डिविडेंड आपको पूरे साल का कैसे दिया जा सकता है? अच्छा, मतलब मुझे वैसे मालूम नहीं है कि अगर मैं बाजार से शेयर खरीदता हूं तो क्या इस मुद्दे पर कभी सेलर परचेजर की बात होती भी है कि नहीं होती? क्या ये इंप्लाइड मान लिया जाता है? देखिए ऐसा है, मान लीजिए मेरी इस बात में दम है, फिर तो कंपनी कहेगी जी आप हमारे लिए क्या परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। फिर तो आप हमसे यह भी जानना चाहोगे कि पिछले 12 महीने के दौरान किस आदमी ने शेयर कितने दिनों के लिए होल्ड किया था। और अगर मान लो शेयर हर रोज खरीदा गया, बेचा गया, तो क्या हम डिविडेंड के 365 टुकड़े करेंगे और हर एक को हिस्से में एक एक टुकड़े का डिविडेंड उसके घर भिजवाएंगे? समझा करो, ग्राउंड रियलिटी को समझो, ऐसे नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इतनी बात जानते हैं, जो हमारे रजिस्टर में ओनर लिखा हुआ है, हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे कि आप कितने दिनों से इसके ओनर हैं। हम कहेंगे आज आप इसके ओनर है ना, चलिए सारा डिविडेंड आपका, बाकी आपकी अपनी प्रॉब्लम है और जिसने आपको शेयर बेचे थे ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। यही होता है। इसका मतलब यह बात तय है कि आपको ओनर बनने से पहले के पीरियड का भी डिविडेंड मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ओनर बनने के बाद आपको डिविडेंड मिले वो तो होता ही है, पर ओनर बनने से पहले के पीरियड का डिविडेंड मिलने के भी पूरे चांसेस हैं कि नहीं? भाई अगर मैं कोई एसेट खरीदूं तो जिस दिन मैं एसेट खरीदूं उसके बाद मैं कुछ कमाऊं, ये तो बात समझ में आती है। पर ये कैसे हो सकता है कि एसेट खरीदने से पहले भी मैं कुछ कमा लूं? अगर मैंने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी तो मैं आज इसको किराए पे देना शुरू कर देता हूं तो रेंट मिलेगा आज से। पर क्या आज से पीछे के पीरियड का रेंट भी मुझे मिल सकता? नहीं मिल सकता ना, वो तो बात ही गलत है ना। लेकिन मान लो ऐसा है, मतलब ओनर बनने के बाद अगर मुझे कुछ मिलता है तो मेरी कमाई है, पर ओनर बनने से पहले के पीरियड का अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो मेरी कमाई नहीं होती है, वो मेरे लिए इनाम होती है। इनाम मिला मेरे को। कमाई उसे कहते हैं जो ओनर बनने के बाद के पीरियड की होती है, अंग्रेजी में कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और जो प्री एक्विजिशन पीरियड है, जब मैं ओनर था ही नहीं फिर भी मुझे कुछ मिल गया, तो ये तो मेरे लिए इनाम हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है कि देखो भाई हम कमाई तो लिख सकते, इनाम नहीं लिख सकते, इसलिए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की इनकम तो लिखने को वो राजी हो गए,
लेकिन प्री एक्विजिशन पीरियड की इनकम वो लिखने को राजी नहीं हुए। फिर दूसरा सवाल ये उठता है जी, प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए शेयर्स को क्यों क्रेडिट कर दिया? तो इसका लॉजिक सुनिए। अगर आप बाजार से कोई एसेट 100 रुपए की खरीदो और दुकानदार आपको कहे कि अच्छा 100 रुपए की एसेट खरीदोगे ना तो मैं आपको 10 रुपए की टॉफी मुफ्त में दूंगा। अब बताओ मैंने सामान कितने का खरीदा? कितने का खरीदा? 90 रुपए का। 100 की तो मैंने पेमेंट करी, 10 की तो मुझे टॉफी भी मिल गई। इफेक्टिवली बताओ सामान मैंने कितने का खरीदा? 90 रुपए का। तो भाई मैंने लाख रुपए के शेयर खरीदे, ये आपको दिखता है, पर मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा नहीं। शेयर्स खरीदने के कारण मुझे 4000 रुपए का इनाम मिला। तो बताओ मुझे शेयर्स कितने के पड़ गए? तो शेयर्स डेबिट करा लाख रुपए से, क्रेडिट करा 4000 से, तो मुझे शेयर्स पड़ गए 96,000 के। तो अगर आपको 15,000 का डिविडेंड मिल रहा है तो आप यूं कहिए, 15,000 को यूं कहिए कि अरे वो जो शेयर लाख के खरीदे थे ना, वो लाख के नहीं खरीदे, वो 96,000 के खरीदे। 4,000 से तो शेयर की कीमत कम कर दो, बाकी 11,000 को अपनी कमाई कहो और कमाई को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने दो। ठीक है ना? तय समझ, ये बात तय हो गई। कमाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, इनाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। हां, इनाम की वजह से क्या होगा कि जो आपने शेयर्स खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, उसको कम करके सोच लिया जाएगा। ठीक है ना? चलो लिखो इस बात को। टोटल नीचे लिखेगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिखेगा। टोटल डिविडेंड ऑफ ₹15,000, टोटल डिविडेंड ऑफ ₹15,000 कैन बी डिवाइडेड इनटू total dividend of ₹15,000 can be divided into following two categories. Following two categories. Number 1, dividend of ₹11,000, dividend of ₹11,000 relating to post acquisition period, relating to post acquisition period, which can be regarded as income, income inverted commas में लिखेगा, which can be regarded as income. ओके, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड जिसे हम इनकम कह सकते हैं। आगे लिखेगा इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड नंबर 2, डिविडेंड ऑफ ₹4,000, dividend of ₹4,000 relating to pre-acquisition period, which cannot be regarded as income, income inverted commas में, which cannot be regarded as income, और इसे इनकम नहीं माना जा सकता, फुल स्टॉप। However, it may be regarded as a benefit. It may be regarded as a benefit which will have the impact of
it may be regarded as the benefit which will have the impact of reducing the amount of investment, reducing the amount of investment. तो आगे से अगर हमें इनाम मिले तो हम कहेंगे जी हमने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीद ली, है कि नहीं? 100 रुपए का सामान खरीदे, 10 रुपए का इनाम मिल जाए तो कहना शुरू कर दीजिए जी मैंने तो सामान 90 रुपए का खरीदा। यही ही कहिए, आप 10 रुपए को अपनी इनकम कहोगे तो अकाउंट्स वाले मानने वाले नहीं है जी, ये इनकम कैसे हो सकती है? सामान सस्ता खरीदा ये कहिए, इनकम मत कहिए। चलो ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको पहले लायबिलिटीज और बाद में एसेट्स की डिटेल्स गिवन है। 2010 और 2011 की डिटेल्स गिवन है, बड़ी सारी डिटेल्स गिवन है। फिर नेक्स्ट पेज पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर 1, in 2011 rupees 18,000 depreciation has been written off from plant account and no depreciation has been charged on land and building. Number 2, a piece of land has been sold out and profit on sale being transferred to capital reserve. There is no other entry in the capital reserve account. Number 3, plant was sold for rupees 12,000, WDV rupees 15,000. Rupees 2,100 dividend has been received, but it includes rupees 600 as pre-acquisition dividend और interim dividend भी है 10,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाए। हाँ जी, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। बाकी वर्किंग नोट्स जरूरत के हिसाब से बना लिए जाएंगे। लायबिलिटी साइड देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करिएगा। ओपनिंग बैलेंस है 18,000, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस है 27,000। डिफरेंस इस साल की नेट इनकम है जिसको कि हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आइए फिर शुरू करते हैं, लायबिलिटी साइड से ही शुरू करें। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए। या तो क्वेश्चन बताए कि शेयर कैपिटल क्यों बढ़ गया, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हमें मालूम है कि हमने इसको कैसे बढ़ाना है। जरूर एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। तो आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं और आपका वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ गया है? 1 लाख।
हां, तो इक्विटी शेयर इश्यू करने के कारण वर्किंग कैपिटल बढ़ गया 1 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर, क्वेश्चन कहता है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 50,000। क्या कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। इसका मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, आपने पैसे दिए हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हां जी, तो सिचुएशन को डील करना हमारे लिए काफी आसान था ना। हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, वर्किंग कैपिटल घट गया। सिचुएशन हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। क्या क्वेश्चन में है कोई जनरल रिजर्व की एंट्री? नहीं, कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब जनरल रिजर्व बढ़ गया। एक ही रीजन से बढ़ सकता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यस प्लीज, एक ही रीजन से बढ़ सकता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करा गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर अगर कोई एंट्री गलत है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपए। क्या ये बात सही? नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? कैपिटल रिजर्व। ढूंढिए कोई एडजस्टमेंट होगी कैपिटल रिजर्व के कंटेक्स्ट में, और जो एडजस्टमेंट है वो खाली कैपिटल रिजर्व की नहीं है, वो लैंड के कंटेक्स्ट में भी है, लैंड एंड बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में भी है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़िए, कैपिटल रिजर्व के लिए भी पढ़िए और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी पढ़िए। पहले तो ये बताइएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। फिर आप मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस बताइए। 75,000। आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस कितना है? 25,000। यानी जो जमीन आपने बेची है वो 25,000 की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 25,000 में उसे बेचा है, मैं कह रहा हूं वो 25,000 की है जो जमीन आपने बेची। हमें जो जानकारी दी जा रही है वो ये है कि जमीन आपने बेची प्रॉफिट पे, और जितना भी प्रॉफिट कमाया गया उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसके अलावा और कोई एंट्री है ही नहीं। और कैपिटल रिजर्व जो लायबिलिटी साइड पर है उसका बैलेंस मुझे दिख रहा है 25,000 में। इसका मतलब मैंने 25,000 की जमीन 25,000 के प्रॉफिट पर बेची। तो कितने में बेची है? 50,000 में। और जो 25,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर क्वेश्चन मुझको न बताता तो मैं पक्का
का प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देता। पर क्वेश्चन कहता है नहीं, आप ऐसा मत करें, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है आप उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें। अब ये क्वेश्चन कह रहा है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तो बन गया। अब ये एंट्री कैपिटल रिजर्व की क्रेडिट साइड पर पहुंच गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। $25,000 और कैपिटल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, इस तरीके से सोचा जाए तो ₹25,000। कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बन गया, दोनों अकाउंट बन गए। अब ये बताइए कि वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ रहा है। जब आप कहते हो कि आपने जमीन बेची है तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि जब इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था, क्रेडिट साइड पर XYZ, डेबिट साइड पर ABCD, क्या आपसे कोई गलती हुई थी? नहीं हुई गलती। गड़बड़ ये हो गई कि प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ले गए। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाता तो ये पक्का गलती की डेफिनेशन में मान लिया जाता, फिर मैं इसको सुधार देता। अब क्या करें? जब कुछ मत कर, जरूरी है कुछ ना कुछ करना ही है। अरे जब कोई गलती नहीं, एक आदमी कहता है जी मैं गलती सुधारना चाहता हूं पर मैंने कोई गलती नहीं करी। अच्छा, ये क्या बात हुई भला? मैं कोई गलती नहीं करता हूं जी, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जब कोई गलती हुई नहीं तो सुधारोगे कैसे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलतियां होती, जब साबित ही नहीं हो रहा कि वहां कोई एंट्री पहुंची है तो फिर आप उसे सुधार भी कैसे सकते हो? तो इसीलिए आगे बढ़िए, अब इस बात को छोड़िए। चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ जी, तो लायबिलिटी साइड पर हम थे, कैपिटल रिजर्व के बाद क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो डील हो गया जी। फिर क्या लिखा हुआ है? प्रोपोज डिविडेंड। क्या लिखा हुआ है? प्रोपोज डिविडेंड। चलिए आइए, प्रोपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बना लेते हैं। क्या आप मुझे प्रोपोज्ड डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस बता सकते हैं? दोबारा से बताइए। 28,000। 28,000 है। फिर आप मुझे प्रोपोज्ड डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस भी बता दीजिए। दोबारा से बताइए। 39,000। ओके, आपने बताया 39,000। जो डिविडेंड आप इस साल पे करोगे वो तो होना चाहिए टू बैंक अकाउंट, और जो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करोगे वो होना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। इसमें से कोई एक अमाउंट क्वेश्चन बताए, दूसरा हम पता कर लेंगे। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, है ना। हमने कहा ये तो और आसान बात होगी हमारे लिए, फिर तो मामला और आसान हो गया। ये जो पिछले साल का डिविडेंड है जो कि प्रपोज्ड था, हम उसे इस साल पे कर देते। जब हमने पिछले साल शेयर होल्डर्स को कोई वादा किया था तो वो वादा जरूर हम इस साल पूरा कर देंगे। तो पुराना वादा पूरा किया,
इस और नया वादा और कर दिया, है ना, और जो नया वादा करा उसके बारे में कहा जी वो तो फिर अगले साल पूरा करेंगे ना, 39,000। ठीक है ना। चूंकि पिछले साल का वादा इस साल पूरा किया गया, इस साल पैसे दिए गए, तो इस साल वर्किंग कैपिटल हमारा कम हो गया। proposed dividend paid 28,000, और जो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया गया उसकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। $39,000। देखिए, प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया है, लगे हाथ इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी कर ले अगर क्वेश्चन में है तो। कितना इंटरिम डिविडेंड गिवन है? 10,000। इंटरिम डिविडेंड जाने इसी साल पे हुआ, इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हुआ 10,000। ओके, यहां तक सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी साइड पर रहिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल भी छोड़ दीजिए, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस भी छोड़ दीजिए। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। अकाउंट्स बनाना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि जी मैं अकाउंट के बगैर अपनी बात कहने में सक्षम हूं, तो फिर आप अकाउंट मत बनाइएगा। तो साल के शुरू में आपने गवर्नमेंट को टैक्स के कितने रुपए देने थे? 28,000 रुपए। साल के आखिर में 32,000 रुपए। जो टैक्स इस साल देना है टू बैंक अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई एक क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन कहता हम एक भी नहीं बताते, है कि नहीं? तो ठीक है, फिर तो और आसान काम है हमारे लिए। पिछले साल का टैक्स इस साल पे करते हैं, फिर और क्या। पिछले साल का 28,000 का टैक्स बनता था, पे कर देते, और इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। जो आपने इस साल टैक्स पे करा है उससे आप अपना वर्किंग कैपिटल कम करिए। पेमेंट ऑफ टैक्स 28,000, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया गया है उसकी आप करेक्शन एंट्री रिकॉर्ड करिए। टू प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि लायबिलिटी साइड को हमने पूरी तरह डील कर लिया। लायबिलिटी साइड को हमने पूरी तरह डील कर लिया।
अब हमें एसेट साइड की तरफ आ जाना चाहिए। एसेट में भी एक एंट्री तो हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग को तो हमने डील कर लिया है। अच्छा, एसेट साइड पर गुडविल लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। या तो आपने गुडविल बेची है या फिर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया, दो ही बातें हो सकती हैं। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। मेरे ख्याल से गुडविल को राइट ऑफ किया गया है, यह बात शायद ज्यादा लॉजिकल है। तो अगर गुडविल राइट ऑफ करी गई है तो वो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करी गई होगी, वो एंट्री गलत है, तो उसकी करेक्शन एंट्री पास कर देते हैं। आपने लिखा टू गुडविल रिटर्न ऑफ ₹10,000। ओके, यस। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्वेश्चन में प्लांट की कुछ डिटेल्स है, और आप देखिएगा कि वो एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो प्लांट के कंटेक्स्ट में ही है, और इस क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, जो कि पहले हमने 2 क्वेश्चन में बनाया जरूर है, पर कम से कम इस क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, तो पहले ये बताइएगा कि प्लांट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना लिखा है? कितना लिखा है? 90,000। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस 1,91,000। हाँ, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि इस साल डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाए ₹18,000। तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेगा डेप्रीसिएशन अमाउंट आप रिकॉर्ड करिएगा ₹18,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है कि एक प्लांट है जिसकी रिकॉर्ड में कीमत 15,000 है, पर हमने उसको 12,000 में बेचा। तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल, हमने उसको 12,000 में बेचा है, और बेचकर हमको 3,000 रुपए का लॉस हुआ। तो आप लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, और कोई एंट्री क्वेश्चन में तो गिवन नहीं। तो प्लांट डेबिट साइड पे जो बैलेंस आएगा हम उसको कहना चाहेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेगा परचेजेस। कितना अमाउंट लिखा जाए? 1,34,000। 1,34,000 अकाउंट तो बन गया। अब आप ये सोच लीजिए कि वर्किंग कैपिटल रिलेटेड एंट्रीज कौन सी? परचेज एंड सेल ऑब्वियसली, सेल ऑफ प्लांट ₹12,000, सेल ऑफ प्लांट ₹12,000,
परचेज ऑफ प्लांट 1,34,000। ये दोनों एंट्री वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड थी, सो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई गलतियां हुई हैं तो उनको सुधार भी लेते। एक डेप्रीसिएशन की एंट्री को सुधारना पड़ेगा, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट ₹18,000, to loss on sale of plant ₹3,000, 3,000 रुपए। अब मैं ये कह सकता हूं कि प्लांट के कंटेक्स्ट में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट एंट्री है इन्वेस्टमेंट, वो तो खैर है ही। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब करंट एसेट। और लास्ट में है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसका ओपनिंग बैलेंस अगर 10,000 है तो क्लोजिंग बैलेंस 7,000 है। यानी आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करा है। तो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कितना राइट ऑफ करा, तो उसकी करेक्शन एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने जितना राइट ऑफ किया है उसकी करेक्शन एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी होगी। मेरे ख्याल से अब रह गया सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में एडजस्टमेंट नंबर 4 रह गया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट और उस कंटेक्स्ट में एडजस्टमेंट नंबर 4। हां, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाए। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10,000। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? ₹10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 35,000। वेल, ऐसा लगता तो है कि हमने इन्वेस्टमेंट 25,000 की खरीदी। अगर 10,000 का 35,000 हो गया है तो ऐसा लगता तो है कि हमने इन्वेस्टमेंट 25,000 की खरीदी। लेकिन एक बार अगर एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ ली जाए तो हम कुछ फाइनली अपनी बात कह सकें। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा गया है कि हमें 2,100 रुपए का डिविडेंड मिला। ऑब्वियसली एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, यानी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 2,100 रुपए। क्वेश्चन कहता है जी इसमें 600 रुपए को आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानिए, 600 रुपए को आप इनाम मान लीजिए, यानी आप इसको कमाई नहीं मान सकते। इसका मतलब कमाई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती। 2100 में से 600 को हम कमाई नहीं मान सकते, तो कमाई हम कितनी मान सकते हैं? 1,500 रुपए।
रहा सवाल 600 रुपए का, तो ये इनकम तो हो नहीं सकती, पर ये इनाम जरूर हो सकता है। तो आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी। बाय डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 600 रुपए। अब क्या होगा कि डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट में परचेज की एंट्री आ जाएगी। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? 25,600 रुपए। तो आप सही कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट आपने 25,000 की खरीदी, या यूं कहें तो आपको 25,000 की पड़ गई। शुरू में तो आपने 25,600 दिए थे, पर आपको 600 का इनाम मिल गया। मैंने 25,600 की पेमेंट करी, 600 का मुझे इनाम मिल गया, तो मुझे कितने की पड़ गई? 25,000। अल्टीमेट कंक्लूजन तो वही है ना, 25,600 की पेमेंट करी, 600 का इनाम मिल गया, तो मुझे 25,000 की पड़ गई। मेरे ख्याल से अल्टीमेट कंक्लूजन तो वही। खैर, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज ढूंढी। जब आप कहते हैं कि आपको डिविडेंड मिला, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। ठीक है ना? जब आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, तो आपने 25,600 की पेमेंट करी। ऑब्वियसली 600 रुपए अगर 25,600 में शामिल हैं, तो वो 2,100 में भी शामिल है, दोनों में है। खैर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आपसे कोई गलती हुई थी? आपने ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करी। देखो जी, डिविडेंड मिलना बिजनेस इनकम नहीं कहा जा सकता, तो जी हम तो इसकी करेक्शन एंट्री पास करेंगे। ठीक बात है ना? अब ऐसा लग रहा है कि हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। बताओ जी, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना? दोबारा बोले। ओके, 1,32,500। एंट्रीज तो सारी रिकॉर्ड हो चुकी। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, 21,000। इसको आप क्या कहना चाहेंगे?
नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इस आंसर को वेरीफाई कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, उसके लिए हम बनाएंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपने बना लिया, मिल गया आपका आंसर। हाँ, तो आपने हेडिंग डाल ली, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वैसे आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि घर जाके भी खुद ही करना है, तो क्यों ना अभी भी खुद ही कर लेते। घर जाके पता नहीं याद रहे ना याद रहे, अभी लगे हाथ हो रहा है। हाँ ठीक है, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा है 2010, तीसरा है 2011, फिर वो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज है। आप नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मतलब मैं कोई चेक थोड़ी कर रहा हूं कि आप कॉपी में क्या लिखें। चलो जी, पहले लिखिएगा सन्ड्री डेटर्स, पहले लिखिएगा सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस 60,000, ओपनिंग बैलेंस 60,000, क्लोजिंग बैलेंस 90,000। डेटर्स बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया 30,000 रुपए, इंक्रीज साइड पर लिखेगा। फिर लिखेगा स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस लिखिए 85,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखिए 78,000। कम हो गया, वर्किंग कैपिटल कम हो गया, डिक्रीज साइड पे लिखेगा 7,000। बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस लिखिए 15,000, क्लोजिंग लिखिए 18,000, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया 3,000 रुपए। कैश इन हैंड, ओपनिंग 7,000, क्लोजिंग 6,000, कम हो गया, डिक्रीज साइड पे लिखेगा 1,000 रुपए। कैश एट बैंक, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 22,000। ओके, कितना बढ़ गया? 12,000 रुपए। इंक्रीज साइड पर आपने लिखा, होगी सारी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज, पहले लिखेगा क्रेडिटर्स, ओपनिंग लिखिए 25,000, क्लोजिंग लिखिए 47,000। क्रेडिटर्स बढ़ गए, बुरी बात है, डिक्रीज साइड पे लिखेगा 22,000, 22,000 रुपए डिक्रीज साइड पे लिखेगा। बिल्स पेबल, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 6,000, कम हो गए, अच्छी बात है, 4,000 रुपए इंक्रीज साइड पर लिखेगा। लास्ट में लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 6,000, कम हो गए, अच्छी बात है, इंक्रीज साइड पर लिखेगा कितना? 2,000। इंक्रीज का टोटल 51,000, डिक्रीज का टोटल 30,000, डिफरेंस 21,000। ये वही है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक बात है। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।